नमस्कार दोस्तों, चैनल देखने वाले सारे बाण भाइयों ने अमित वशिष्ठ की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा। और दोस्तों कैसे हो भाई, ठीक ठाक हो सारे। आज अपना चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 जो है बहुत प्यारा चैप्टर है। और साथियों एक चीज़, इस चैप्टर को इतना ध्यान लगा के पढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ये गेट खोल दो सामने वाला, ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अपना 9th क्लास का चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स हिंदी में बोल सकते हैं दोस्तों परमाणु एवं अणु। ठीक है, अब बात करें परमाणु की, यानी बात करें एटम की। मॉलिक्यूल्स के बारे में बातचीत करेंगे आगे, इसका मीनिंग क्या है पहले समझो। एटम यानी परमाणु क्या होता है। तो परमाणु जो है या एटम एक ही बात है, ये हिंदी में है और ये अंग्रेजी में है। परमाणु बना परम प्लस अणु, सबसे छोटे भाग को, पदार्थ के सबसे छोटे भाग को परमाणु बोला गया है। और एटम जो है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मीनिंग है अविभाज्य, जिसके और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते उसको बोलते हैं इनडिविजिबल। और उसी को अंग्रेजी में बोला गया है एटम। और सेम टू सेम चीज हिंदी में है परमाणु। कहने का मतलब आप सबने मैटर यानी पदार्थ पढ़ा था दोस्तों, पदार्थ सबने पढ़ा था। और उस पदार्थ का सबसे छोटा जो टुकड़ा होगा उसको बोलते हैं परमाणु यानी एटम। बात समझ में आई है। यानी जैसे अगर ये पदार्थ को मैं ये घर मान लूं तो इस घर का सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा, इस घर का सबसे छोटा टुकड़ा होगा ईंट यानी ब्रिक। तो जिस प्रकार एक मकान के लिए ईंट जो है वो सबसे छोटा कण है, उसी प्रकार एक पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है वो एटम यानी परमाणु होता है। इतनी बात समझ में आई है। तो आज मैंने कुछ आपके सामने 5 महत्वपूर्ण नाम लिखे हैं और इस चैप्टर में इससे रिलेटेड ये सारे नाम्स हैं। क्या देखो जो परमाणु होता है यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण एटम होता है यानी परमाणु होता है। ये सबसे पहले किसने बताया? ये सबसे पहले हिंदुस्तान में बताया यानी इंडिया में बताया, हमारे भारत देश में बताया। और किसने बताया? महर्षि कणाद ने बताया था। और महर्षि कणाद जो उन्होंने एक अपना स्कूल भी स्थापित किया था फिजिक्स के नाम पर, इनको महर्षि कश्यप का नाम भी दिया गया है। और सबसे पहले इन्होंने ही चर्चा की थी कि मैटर जो है उसके छोटे छोटे हिस्से और भी हो सकते हैं और जिनको नाम दे सकते हैं हम परमाणु। लेकिन हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि उन्होंने कभी अपने सनातन धर्म को पहचाना ही नहीं। दोस्तों हर एक चीज न्यूटन ने जो लॉज दिए हैं वो सबसे पहले हमारे ऋषि मुनि दे के जा चुके हैं। और इस बात को एनसीईआरटी भी मानता है, परंतु पेपर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन अंग्रेजों का ही गुणगान किया जाता है। ठीक है, तो हमें बेसिक भी पढ़ना है और पेपर के हिसाब से भी पढ़ना है। तो शुरू में अगर कोई पूछे सबसे पहले एटम जो है यानी परमाणु जो है उसकी चर्चा किसने की, तो सबसे पहले चर्चा की हमारे पूजनीय महर्षि कणाद ने। वैसे ही एक फिलोसोफर और हुए हैं पकोधु, जो पकुदा जो है उन्होंने भी परमाणु के बारे में चर्चा की। लेकिन इनका नाम जो हो गुमनाम बन के रह गया क्योंकि हमें तो अंग्रेजों का गुणगान करने की आदत रही है शुरू से ही। ठीक है जी, ये बात। अब एटम नाम जो है हम शुरू से इसको एटम से ही पढ़ते आए हैं, अंग्रेजों ने इसके ऊपर गौर किया। परमाणु जो हमारे महर्षि बता के गए उसके ऊपर कभी गौर ही नहीं किया। तो एटम नाम देने वाला सबसे पहले कौन था? डेमोक्रिटस था। बात समझ में आई। तो पेपर में अगर आपसे पूछेगा कोई कि एटम नाम किसने दिया, पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। और एटम नाम किसने दिया? तो एटम नाम दिया था डेमोक्रिटस ने। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई भी? आई है समझ में, शाबाश। फिर कह रहा हूं दोस्तों, ये चैप्टर पढ़ते हुए दुख भी बहुत हुआ और खुशी भी बहुत हुई। खुशी ये हुई कि हमारे ऋषि मुनियों ने सारी खोजें की हैं, और दुख इस बात का हुआ कि उन्होंने खोज की लेकिन उनका कभी नाम नहीं आया, उनका कभी गुणगान नहीं किया गया। अब ये 2 व्यक्ति हैं, ये केमिस्ट्री की लाइन में यानी साइंस की लाइन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। क्यों रखते हैं दोस्तों? देखो, जो अपना ये एंटोनी एल लेवसियर जो है, जो लेवसियर नाम का साइंटिस्ट है, ये इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है।
फादर ऑफ केमिस्ट्री, या कह सकते हो रसायन विज्ञान का पिता। अब आप कहोगे कि रसायन विज्ञान का पिता लेवशियर को क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता भाई? क्योंकि इस बंदे ने केमिस्ट्री के लिए दो इम्पोर्टेंट कानून बताए, दो इम्पोर्टेंट नियम बताए थे, समझ रहे हो। और इसने दो इम्पोर्टेंट नियम बताए, इनके कारण पूरी की पूरी केमिस्ट्री बदल गई। वो नियम कौन कौन से थे? पहला नियम था, समझ में आ रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या हिंदी में बोलोगे तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, ठीक है। दूसरा इसका कानून था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी निरंतर अनुपात का कानून। अब समझते हैं दोनों कानूनों का नाम क्या है। पहले एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको कि आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा है कि महर्षि कणाद जो हैं और अपना जो पकद्दू है, उन दोनों अपने फिलोसोफर्स ने क्या है, एटम यानी परमाणु का नाम दिया था। लेकिन जो डेमोक्रिटस है उस साइंटिस्ट ने इसको एटम नाम दिया, और एटम का मतलब होता है इंडिविजिबल, यानी जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है व्यक्ति वो लेवशियर है। लेवशियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला गया। क्यों बोला गया फादर ऑफ केमिस्ट्री? क्योंकि इस बंदे ने साइंस यानी केमिस्ट्री की दिशा में, रसायन विज्ञान की दिशा में दो महत्वपूर्ण नियम दिए हैं, और ये दो महत्वपूर्ण नियम जो हैं वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की आधारशिला हैं, बेस है, फाउंडेशन है। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों कानूनों के बारे में पढ़ते हैं, इन दोनों नियमों के बारे में पढ़ते हैं कि पहला है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, और दूसरा है अपना निरंतर अनुपात का कानून या निरंतर अनुपात का नियम। तो एक एक करके समझिए। बहुत आसान सी चीजें हैं। सबसे पहले इस कानून को समझते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों द्रव्यमान। मैंने पिछले चैप्टर में बताया द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। अब दोस्तों एक चीज देखो, अगर दो एटम हाइड्रोजन के होंगे और एक एटम ऑक्सीजन का होगा, तो आप सबको पता है फेवरेबल कंडीशंस के अंदर H2O यानी पानी बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? है या नहीं ये बात? तो अब आप एक चीज बताओ, यहां से दो लेके चले वहां भी दो बने, यहां से एक एटम तो वहां भी एक एटम है। जितना मास इन दो का था वहां भी जाके इतना ही रहेगा, और जितना मास एक एटम का यहां था उतना ही मास आगे जाके रहेगा। तो इस नियम के हिसाब से क्या है, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, इट नाइदर बी क्रिएटेड और नोर बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जो मास है हमारा, इज नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास यानी द्रव्यमान को ना तो कभी हम बना सकते हैं और ना ही कभी हम उसको नष्ट कर सकते हैं। और ये कानून देने वाला साइंटिस्ट है लेवशियर, यानी केमिस्ट्री का पिता। बात समझ में आई है? समझ में आया क्या चीज कहना चाह रहे हैं? आगे डिटेल में भी समझ में आ जाएगा जब हम एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। ठीक है। दूसरा कानून है दोस्तों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हिंदी में बोलते हैं निरंतर अनुपात का नियम। इसका मतलब क्या? देखो एक चीज, अब H2O की बात करते हैं। H2 + O मिलके क्या बना है? H2O बना है। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? H2O बना है दोस्तों। अब एक हाइड्रोजन का, अगर एक हाइड्रोजन आप लोगे तो उसका मास, उसका द्रव्यमान होता है एक एटम का लगभग 1 ग्राम। वैसे तो मास की यूनिट होती है यू, आगे बताएंगे जब इसका नंबर आएगा ना तब बताएंगे। यू होती है एटॉमिक मास यूनिट, पहले AMU होती थी, और आजकल एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान की यूनिट, परमाणु द्रव्यमान की यूनिट यू है। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मान के चलो
कि एक है, एक U है, ठीक है। एक जो ऑक्सीजन होती है उसकी लगभग 15 पॉइंट कुछ होती है, लेकिन मैं 16 लेके चल रहा हूँ, 16 U होते हैं, ठीक है भाई। 2 है तो 2 की कितनी होगी, 2U, तो अनुपात कितना होगा, 2/16, यानी 1:8। समझ रहे हो, कहने का मतलब क्या है, 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन लोगे तो इस हिसाब से 8 ग्राम क्या लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, है या नहीं है? नहीं समझ में आया? देखो क्या है, दोबारा से बताता हूँ, नहीं समझ में आया तो देखो। H2O का मतलब पानी है, सब नवेरा है, ठीक है। H2O का मतलब वाटर है, यानी पानी है। हाइड्रोजन जो है ना दोस्तों, अगर एक हाइड्रोजन लोगे तो उसका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान, यानी उसका एक प्रकार से बोझ कह सको था हम, वो होगा कितना, लगभग 1U। U इसकी यूनिट मापने की, जैसे हाइट मापते हो ना, मीटर में आप मापते हो, सेंटीमीटर में मापते हो, उसी प्रकार ये यूनिट होती है एटॉमिक मास मापने की। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ऑक्सीजन है, उसके एक एटम में वजन होता है लगभग 16U, होता था 15.86 है, लेकिन मान के चल रहे हैं 16 अंदाज, ठीक है। बात समझ में आई इतनी। अब 2 हाइड्रोजन लोगे तो कितना होगा, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब वाटर में 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16, यानी 2:16। इसको काटोगे तो 2/16, तो 1:8 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? इसका मतलब क्या, 1 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन ले रहे हो तो 8 गुना क्या लेनी पड़ेगी आपको, ऑक्सीजन, तब जाके क्या बनेगा, पानी बनेगा। अगर आप ऐसा कहीं भी जाके करते हो, चाहे लंदन में जाके ऐसा करो, तो हमेशा पानी ही बनेगा। और इसी कानून को क्या बोला गया है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इतनी बात समझ में आई है। इसी प्रकार देख लो दूसरा, NH3। NH3 का मतलब अमोनिया। अब दोस्तों अमोनिया जो है वही, N जो है उसका 14 है, 14 उसका एटॉमिक मास है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 3। तो इसका मतलब क्या है, अगर 14 ग्राम आप नाइट्रोजन का ले लोगे और 3 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन का ले लोगे तो क्या बन जाएगा, NH3, यानी अमोनिया बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई है। ये जो कानून है दोस्तों, ये है यानी नियम जो है, ये कौन सा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और ये दिया है आपने जोसेफ एल फ्रोस्ट ने। बात समझ में आई है। इसको स्टेट किस बंदे ने किया, किसने बताया इसको, जोसेफ एल फ्रोस्ट। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई, सबका आई समझ में, शाबाश, साफ कर दो जी। तो यहां तक जो बात चल रही थी ना, वो बात सिर्फ और सिर्फ इस बात का कोई प्रैक्टिकल सबूत नहीं था। ये बातें सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं फिलोसॉफी थी। ये बातें सिर्फ और सिर्फ फिलोसॉफी थी। अब इतनी सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी, लेकिन इस बात को थ्योरी में बदलने वाला, इस बात की साइंटिफिक डेफिनेशन देने वाला एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है जॉन डाल्टन। इतनी बात समझ में आई है। तो सबसे पहले एटम जो है उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन जिस बंदे ने दी है वो है अपना जॉन डाल्टन। अब अगली वीडियो में आपका काम है, पहले आप काम करोगे कि जॉन डाल्टन ने क्या कहा था। मैं पहले आपको बता दूं, जॉन डाल्टन बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था। छोटी सी उम्र में, मतलब गरीब से परिवार में पैदा हुआ ये बंदा, और छोटी सी उम्र में टीचर की जॉब करने लगा, और थोड़ी सी लगभग 16-17 की एज में प्रिंसिपल बन गया था। अब सोच के देखो कितना ज़्यादा मेधावी होगा। तो आगे आप यहीं से इसको स्टार्ट करोगे, जॉन डाल्टन को पढ़ के आओगे। अगली वीडियो में यहीं से पढ़ते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।